हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। मैं भी आपके लिए क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दो आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स दे रखे हैं जो एक कॉमन पॉइंट से इक्वल लेंथ की थ्रेड से जो है वो सस्पेंडेड किए गए हैं। ओके, इंसुलेटिंग थ्रेड से सस्पेंडेड किए गए हैं। और इस कंडीशन में बच्चों ये जो स्फीयर्स हैं, ये जो थ्रेड्स हैं, ये एक दूसरे से 30 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे करती है। मतलब ये वाला जो वर्टिकल के साथ जो बनाया गया एंगल है वो हो जाएगा 15 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है बच्चों कि अगर इस पूरे सेटअप को अगर हम एक लिक्विड में डिप कर दें जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो हमें दे रखी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो हमें दे रखी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अगर हम ऐसे लिक्विड में इसको डिप कर दें तो उस कंडीशन में भी इन स्ट्रिंग्स के बीच की जो एंगल है वो 30 डिग्री सेम रहता है और हमें इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को करना। तो बच्चों, सबसे पहले जो नेसेसरी डायग्राम है वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि इन स्फीयर्स को हमने एयर में जो है सस्पेंडेड कर रखा है। ओके, तो इनिशियली व्हेन सेटअप इज इन एयर, अगर हमारा सेटअप इनिशियली एयर में होगा तो हम इन दोनों चार्ज स्फीयर्स के बीच में जो फोर्स है, मतलब हमारे पास में एक इक्वेशंस होती है बच्चों, जो ये थ्रेड्स वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो इक्वेशन ये होती है कि हम tan थीटा को जो है वो F/mg यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो उस इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू F/mg। और ये इक्वेशन बच्चों मैंने ऐसे निकाली है कि यहाँ पे ये जो टेंशंस हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये इक्वेशन कैसे निकाली गई। यहाँ पे जो टेंशन जनरेट हो रहा है इस एंगल को भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो एंगल है 15 डिग्री का जो एंगल है, इसको मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे t cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा t sin थीटा। ओके, और ये दोनों स्फीयर्स के चार्जेस हो गए जो कि इसको एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, तो और ये इसका वेट mg यहाँ पे लग जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि हम यहाँ पे दो इक्वेशंस बना सकते हैं। वो ऐसे बना सकते हैं कि t sin थीटा इज इक्वल्स टू f और t cos थीटा विच इज इक्वल्स टू mg। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी क्या, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू F/mg। और ये हमें जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है वो डिवाइड करने से हमें मिल जाएगी। और इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बच्चों इसलिए यहाँ पे लिख सकता हूँ कि tan 15 डिग्री जो हो जाएगा वो मुझे मिलेगा F/mg। इसको हम बच्चों मार्कआउट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए जब इस पूरे सेटअप को हम उस लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं, व्हेन setup is immersed in liquid, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमें अच्छे से समझना है। देखो बच्चों, एक तो चेंज आएगा इन दोनों स्फीयर्स के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर, क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो है मीडियम पे भी डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में जो नया इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जो न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज F/εr टाइम्स। और εr जो है यहाँ पे उस मीडियम का, उस लिक्विड का जो है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसे ही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। ओके, और एक और इफेक्ट होगा बच्चों इसका जो इफेक्टिव वेट के ऊपर, क्योंकि आपने इस पूरे सेटअप को, मतलब चार्ज्ड स्फीयर्स को आपने लिक्विड में जो है इमर्स किया है, तो बाइंड फोर्स भी जो है बट नेचुरल वहां पे लगेगा। तो उसका कैसे इफेक्ट आएगा वो हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा बाइंड फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये देखिए, जब ये किसी भी हम एक चार्ज स्फीयर्स को ले रहे हैं बच्चों, तो देखिए ये जो इसका वेट है mg, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन एक बाइंड फोर्स जो है वो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और बाइंड फोर्स जो होता है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के इक्वल होता है। तो हम इसको यहाँ पे m' जो है वो लिख सकते हैं। तो हमारा जो इफेक्टिव जो वेट है, इफेक्टिव वेट जो होगा वो दैट विल बिकम्स mg माइनस
एम डैश जी, और यहाँ पे बच्चों हम इसको एम जी इफेक्टिव यहाँ पे लिख लेते हैं। एम जी इफेक्टिव जो होगा वो हो जाएगा एम जी माइनस एम डैश जी। तो अब ये देखिए इफेक्टिव वेट में यहाँ पे कैसे निकाल रहा हूँ बच्चों, इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, एम जी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेंगे एम जी को मैं कॉमन ले लेता हूं और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस दैट इज एम डैश अपॉन एम। अब एम डैश जो है वो मास है डिस्प्लेस लिक्विड का और एम जो है वो मास है यहाँ पे चार्ज डिस्फेयर का। तो देखिए ये जो हमारा इफेक्टिव वेट है ये इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। मैं इन मासेस को ऐसे लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो चूंकि जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम होगा वो तो आइडेंटिकल टू द चार्ज डिस्फेयर के बराबर होगा, तो इसलिए वॉल्यूम यहाँ पे दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में बचेगा, इसको भी मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और इसको भी लिख रहा हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बट यहाँ पर जो डेंसिटी आएगी वो स्फीयर की आएगी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अब हमें दो चेंजेस समझ में आ गए कि एक तो जब हम लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं तो एक तो चेंजेस आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, वो चेंज हो जाएगा, और एक इफेक्टिव जो वेट है स्फीयर्स का वो चेंज हो जाएगा। बट हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इस कंडीशन में दोनों चार्ज्ड स्फीयर्स, मतलब जो ये दोनों थ्रेड्स हैं इनके बीच का जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे बात करें बच्चों, तो हम फोर्थ इक्वेशन जो है वो अपनी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे कैसे, देखिए टेन थीटा यहाँ पे वापस आइडेंटिकल रहेगा, लेकिन अब हमारे पास में एक नया फोर्स यहाँ पे मिल गया है और हमारे पास में एक नया वेट जो है इफेक्टिव वेट यहाँ पे आ गया है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ओके बच्चों, अगर हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेट कर दें तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, देखिए इस कंडीशन में हमें यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज F अपॉन एम जी विच इज इक्वल्स टू F डैश अपॉन एम जी इफेक्टिव। ओके, तो ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों F अपॉन एम जी विच इज इक्वल्स टू F डैश की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F अपॉन एप्सिलॉन R। ओके, और एम जी इफेक्टिव की जगह जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, एम जी इंटू 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स F अपॉन एम जी की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, तो हमें जो एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल रही है 1 अपॉन 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज हैं आपने क्वेश्चन में देखी होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ जो मटेरियल ऑफ द स्फीयर्स जो है सॉलिड वो हमें दे रखी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पूरी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.8 अपॉन 1.6। ओके, सो दैट विल गिव्स अस 1 माइनस 1/2, और पूरा जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2। सो एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा लिक्विड का वो होगा किसके बराबर, 2 के इक्विवेलेंट। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।